नमस्कार। सामने आया अमेरिका का दोगलापन। कल ही जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक बयान दिया कि मैं वो प्रदर्शन करने वाली जो महिलाएं हैं ईरान में जो कि हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूं। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन और उसको सपोर्ट कहिए। आयतुल्लाह खोमेनी साहब यानी कि आयतुल्लाह ग्रैंड आयतुल्लाह, अब वो आयतुल्लाह खोमेनी जो ओरिजिनल थे उनके बेटे, उनका नाम भी आयतुल्लाह खोमेनी है। कहीं खोमेनी साहब की बात को एफर्म यानी कि हाँ में हाँ तो नहीं मिला रहे कि इन्होंने ही हेरा फेरी करी है और अमेरिका के अंदर मतलब ईरान के अंदर यही लोग गड़बड़ फैला रहे हैं। खैर जो भी हो, खोमेनी जाने या ये जाने, लेकिन ये वही बाइडेन है जिन्होंने इंडिया में हिजाब वाली वो कर्नाटक वाली लड़की ना, उसका सपोर्ट किया था। यहां हिजाब के खिलाफ अपनी ओपिनियन दे रहे हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि ये दोनों कंट्रीज में अराजकता फैलाना चाहते हैं। इंडिया में रिलीजियस टॉलरेंस पे इन्होंने कई बार बोला है। अपने कंट्री में पिछले 10 साल में 6 एंटी ब्लैक रॉयल्स हो चुके हैं। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ इंटरनेशनल एक्सपर्ट गुलरेज शेख साहब। गुलरेज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। गुलरेज साहब, जय हिंद। ये अमेरिका कर क्या रहा है? पूरी दुनिया से पंगा लेता जा रहा है। अब तो अपने एलाई इंडिया को के बारे में जो ओपिनियन है इसकी, वो भी आप देख ही लीजिए। खास तौर से एक तरफ हिजाब को सपोर्ट, एक तरफ हिजाब के खिलाफ बोलता है। देखिए रोहित भाई, अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज में एक सामूहिक रूप से ही बात करता हूँ। ये मसला आप यदि इसको हिजाब तक महदूद करेंगे ना, तो ये फिर हम बड़े सूक्ष्म रूप से इस चीज का विश्लेषण करेंगे। ये बहुत वृद्ध मामला है और बहुत लंबी चौड़ी यदि आप इनकी हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो ये हर उस मुद्दे को उठाकर लेकर आएंगे, घसीट कर लेकर आएंगे जहां से कहीं ना कहीं फ्रिक्शंस डेवलप हो सोसाइटी में, देशों में, ताकि ये जो है फिर वहां इंटरवीन और इंटरफेयर कर सके। फिर ये उनको डिक्टेट कर सके, ये फिर उनको पाठ पढ़ा सके कि आपको ऐसा करना है और आपको ऐसा नहीं करना, सही रास्ता ये है और गलत रास्ता ये है, ताकि ये फिर इंटरनेशनल पॉलिसीमैन बन सके। और ये काम ये हमेशा करते आए हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हिजाब वाला मामला तो रोहित भाई बड़ा सूक्ष्म है। आप ये देखिए, इन्होंने देशों के बंटवारे किए, यूएन की मर्जी के बिना जाकर किए। मैं उदाहरण देता हूँ, मैं मानता हूँ कि सर्बिया में जो मिलेचोविस्क ने किया था वो बेहद शर्मनाक था, मानवता के मुंह पे तमाचा मार रहा था वो। लेकिन इन्होंने जो सिक्योरिटी काउंसिल से, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से परमिशन ली थी, वो सर्बिया को में से अलग देश बनाने की नहीं ली थी, इन्होंने पीस लाने की ली थी। लेकिन इन्होंने एक अलग देश बनाया। और आप ये देखिए कि हो सकता है कि वो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से उन्होंने अच्छा किया उस समय, लेकिन उसके पीछे एक दूसरा मकसद आप समझिए कि सर्बिया जो है वो रशिया का एक क्लोजेस्ट अलाइज में से एक है। अब आप ये सोचे कि आज रशिया का फेवर कहीं भी सर्बिया करता है और उसके खिलाफ इनको कुछ एक्टिविटी करनी है, फौजें उतारनी है, तो ये कोसोवो में आराम से उतार सकते हैं। कोसोवो में इनकी फौज वैसे भी बैठी हुई है, तो और उसका एक अनसिंकेबल शिप की तरह उपयोग कर सकते हैं। फिर इन्होंने साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान में बंटवारा करवाया, और वो बंटवारा भी कैसा करवाया ये देख के करा बिल्कुल कि साउथ सूडान में तेल के जो जखीरे हैं वो साउथ सूडान में है, वो नॉर्थ सूडान में नहीं है। तो वहां के रिलीजन के नाम पर, चूंकि मेरी आवाज शायद चली गई थी, अब आ रही है आपको? जी। तो बिल्कुल आ रही है। इन्होंने नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान में इन्होंने डिवीजन करवाया। और नॉर्थ सूडान मुस्लिम बहुल्य है, साउथ सूडान जो है वो क्रिश्चियन बहुल्य है। तेल के कुएं सारे के सारे वहां पर है लगभग। तो वहां पर इन्होंने ये किया कि ये करके शांति हो जाएगी, लेकिन आप ये देखें शांति वगैरह कुछ भी नहीं हुई। आज साउथ सूडान की स्थिति दुनिया में सबसे बदतरीन है। वहां पर जो कबीले हैं वो आपस में लड़ रहे हैं और कोई किसी प्रकार की शांति नहीं है। दुनिया का सबसे निचला अगर लिविंग स्टैंडर्ड है वो साउथ सूडान में है। जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो सकती है सारी वहां पर है। बदतरीन लेवल की गरीबी वहां पर है, तो इन्होंने वहां पर बंटवारे किए। कि जहां जहां भी इनको मौका मिलता रहा इन्होंने देशों के बंटवारे ऐसे किए। अभी ये जो ईरान में भी हो रहा है, आप इसको समझिए, हिंदुस्तान में ये हिजाब का सपोर्ट करेंगे,
ईरान में उसको अपोज करेंगे। अब उसके पीछे भी एक बड़ा मकसद दिखेगा आपको। ये जो लड़की ईरान में जो थी जिसकी डेथ हुई, अब उस पे ईरान कुछ और कहता है, वेस्टर्न खेमा कुछ और कहता है। वेस्टर्न खेमा कहता है कि उसकी मारपीट हुई इसलिए वो पुलिस लॉकअप के अंदर जो थी वो वहां पर उसकी डेथ हो गई। वो ईरान कहता है कि नहीं वो ऑलरेडी पहले से बीमारियां थी, और जो भी होगा हम उसकी भी डिटेल में नहीं जाए। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ईरान में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग होगा ऐसा कि जो स्वतंत्रता चाहता है, और उसका कारण होगा। कारण ये है कि यदि आप 70s का ईरान देखें जो कि शाह का ईरान था, वो शाह का ईरान जो था ना ऐसा वो सबसे करीबी अलाय था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गल्फ और मिडिल ईस्ट के रीजन में, इवन क्लोजर देन सऊदी अरेबिया। तो वहां पूरा के पूरा एक वेस्टर्न लिविंग स्टाइल था। वो उसके बाद एकदम से पलटा गया जब रिवॉल्यूशन आती है इमाम खुमैनी की। तो उसके बहुत सारे एलिमेंट्स अभी भी होंगे डेफिनेटली जो चाहते हैं कि वापस से वैसे ही जीवन शैली का रह सके। मेरी आवाज धीरे आ रही है क्या सभी को? हाँ, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है ऐसा कमेंट कर रहे हैं। मेरे पास भी थोड़ी हल्की आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ठीक है, अगर आप माइक्रोफोन हटा के ईयरफोन हटा के बोल सके। मैं पास में आके माइक्रोफोन हटा के बोलने की कोशिश करता हूँ। या जी अभी आ रही है? बिल्कुल, अब बेटर है। जी तो ईरान में जब तक शाह की हुकूमत थी तो शाह की हुकूमत में बहुत ज्यादा पश्चिमी जीवन शैली थी। वो जब आयतुल्लाह खोमेनी आते हैं तो वो पूरा पलट जाता है। तो मैं मान सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी होगा जो चाहता होगा वो पुरानी लाइफ स्टाइल पश्चिमी शैली में जीवन यापन करे। लेकिन ये जो लड़की का हादसा हुआ, ये लड़की है बेसिकली ईरानी कुर्दिस्तान की। अब कुर्दिस्तान की भी एक अलग गाथा है साहब। कुर्दिस्तान जो है वो उसका एक हिस्सा आता है ईरान में, एक आता है इराक में, एक आता है तुर्की में, और एक आता है सीरिया में। अब आप ये समझिए कि इंपीरियल ताकतों ने एक कौम को जो कि कुर्द कौम है उसको कैसा बांटा कि उसके देश को 4 देशों के अंदर डिवाइड कर दिया ताकि एक हमेशा का झंझट बना रहे, एक रगड़ा बना रहे, एक समस्याएं बनी रहे। और ईरान का जो कुर्दिस्तान है ना, बाकी 3 कुर्दिस्तान अर्थात इराक का कुर्दिस्तान, सीरिया का कुर्दिस्तान और तुर्की का कुर्दिस्तान, इन सब के कंपैरिजन में बहुत शांत है। तो इसके बहाने एक चीज वो भी हो सकती है कि वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट और हुकूमत के खिलाफ हालात को शुरू करना, ताकि वहां पर भी कुछ ना कुछ विद्रोह हो, वहां भी परेशानियां आए और फिर ये लोग इंटरवीन कर सके। तो एक मकसद रहता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ हिंदुस्तान का। मैं बोलता हूँ ये हिजाब वाली बात तो बहुत छोटी है, इससे बड़ी बात बताता हूँ आपको। कश्मीर धारा 370 को हटाए जाने से पहले कश्मीर में हर रोज स्ट्राइक होती थी, हर रोज जो हड़ताल के कैलेंडर निकला करते थे, हर रोज पत्थरबाजी होती थी। केंद्र सरकार ने थोड़ी अपनी सुरक्षा को तंत्र को टाइट किया, 370 हटाई। आज कश्मीर में एक दिन हड़ताल नहीं होती, एक पत्थर नहीं फेंका जाता। चीन का विरोधी हूँ, खुला विरोधी हूँ, इतना विरोधी हूँ कि मुझे लगता है अगर मैं चीन चाहूंगा तो हो सकता है कि सेफली वापस नहीं आ सकूं, पकड़ के बिठा लेंगे कि तुम हमारे खिलाफ रोज बोलते हो। उनका नहीं, मैं हंसी की बात नहीं, उनका संविधान में ये क्यों कि यदि कोई फॉरेनर भी चीन के खिलाफ कुछ बोलता है, चीन के खिलाफ माहौल क्रिएट करता है, तो उनको अधिकार है उसको अरेस्ट करने का। ये उनका संविधान बोलता है चाइना का। लेकिन आप ये भी देखिए कि हांगकांग में आज से 2 साल पहले तक जिस प्रकार के व्यापक प्रोटेस्ट होते थे, उसके बाद वो नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाए जिसकी वेस्ट ने बहुत भर्त्सना की। लेकिन उसके बाद एकाएक सारे प्रोटेस्ट खत्म हो गए और हांगकांग एक नॉर्मल टाइप का हो गया वापस से। तो ये क्या दर्शाता है कि शायद वो जो प्रोटेस्ट थे उसके अंदर भी फॉरेन एलिमेंट, फॉरेन तत्व थे। और हो सकता है कि ये चीज केंद्र सरकार जानती होगी, मैं तो नहीं जानता ना आप जानते होंगे, कि जितना पाकिस्तान का हाथ होगा कश्मीर को इग्नाइट करने में, दूसरे भी एलिमेंट शायद होंगे, हम नहीं जान सकते। क्योंकि जब
हालात खराब होंगे तो ही तो फिर वो इंटरफियर और इंटरवीन करेंगे, तभी तो वो आपके खिलाफ कुछ बोलेंगे, फिर आप उनको समझाओगे कि भाई साहब मत बोलो हमारे खिलाफ। तो ये चीज पूरी दुनिया में देखी जाती है। इससे बड़ा एक और उदाहरण देता हूँ आपको, लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी, लोगों की जो याददाश्त होती है ना बड़ी हल्की होती है। एक वक्त वो आया था, यमन की हम बात करें, यमन सऊदी अरब के नीचे देश है, जहां पर अभी सिविल वॉर जैसे हालात तो नहीं है, लेकिन हाँ सिविल वॉर ही है, और सऊदी से वो जंग लड़ रहा है एक तरह से, और सऊदी अटैक करता है वहां पर, वो भी सऊदी आरामको पर और सऊदी के दूसरे ठिकानों पर हमला करता रहता है। एक वक्त वो आया था जब सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा हुआ था वहां पर कि यमन दो भागों में बढ़ गया था, नॉर्थ यमन और साउथ यमन। और जो साउथ यमन था वो एक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट स्टेट बन चुका था, और नॉर्थ यमन जो था ना वो राजशाही बन गई थी, शिया राजशाही। अब शिया राजशाही का समर्थन किसने किया था आपको पता है? उस समय अमेरिका और सऊदी अरब नॉर्थ यमन का सपोर्ट कर रहे थे। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये शिया सुन्नी की जो बात होती है ना, वो भी कई जगह लड़वाने के लिए ज्यादा करके दिखाई जाती है। शिया राजशाही के पूर्ण समर्थन में सऊदी अरेबिया था और अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था। और वो राजशाही जो का कैरेक्टर जो था वो रिलीजियस कैरेक्टर था, उसके बावजूद भी उसका समर्थन कौन कर रहा था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कर रहा था। अब हमारे देश के नजदीक आए, सोवियत यूनियन हमला करता है अफगानिस्तान पर। अफगानिस्तान में जो वो इस्लामिक लड़ाके बनते हैं वहां पर सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, उनका समर्थन कौन करता है? सीआईए करता है। और सीआईए इतना ही नहीं करता, और ज्यादा रिक्रूट्स हो सके दुनिया भर में, इसलिए सऊदी को कहा जाता है, सऊदी को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप जो बिल्कुल उग्र इस्लामिक इंटरप्रिटेशन है उसको स्प्रेड करें मदरसों के द्वारा, आपके द्वारा, फंडेड मदरसों के द्वारा। तो दुनिया भर में एक ऐसी आइडियोलॉजी जो उग्र हो, ऐसी इंटरप्रिटेशन उस आइडियोलॉजी की कि उसको इतना उग्र करके इंटरप्रेट करके लोगों को दिखाया जाए कि वो ज्यादा से ज्यादा भर्ती होने जाए, क्योंकि आपको लड़ने वाले लोग भी चाहिए थे। तो पूरे के पूरे अरब से, पूरे के पूरे ये पाकिस्तान से, आसपास के दूसरे ममालिकों से लोग जाते हैं, भर्ती होते हैं और अफगान में जंग लड़ते हैं। और ये अमेरिका किसको समर्थन करता है उस समय? जियाउल हक का समर्थन करता। अब आप जियाउल हक को देखिए, जियाउल हक एक डिक्टेटर, मिलिट्री की पोशाक में डिक्टेटर, एक कट्टर व्यक्ति, प्लस पाकिस्तान को ये समर्थन करते हैं उस समय जब जिसके ऊपर इन्होंने खुद ने उस समय सैंक्शन लगाए थे। और सैंक्शन किस बात के लगे थे? सैंक्शंस लगाए गए थे यूएसए द्वारा कि आप परमाणु बम बना रहे हैं, उसके लिए सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन जैसे ही हमला होता है सब सैंक्शंस वगैरह सब भूल जाते हैं वो, और फिर उसके बाद शुरू कर देते हैं पाकिस्तान से दोस्ती का नया दौर। हथियार खूब आते हैं पाकिस्तान में, कैश की फ्लो होती है, सीआईए जाती है, स्टिंगर मिसाइल्स आते हैं, वो सब कुछ होता है। और हथियार का जखीरा तो इतना था कि मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद ओजड़ी गोडान नाम है या कुछ ऐसा ही नाम है। पाकिस्तान के एक वेयर हाउस था, ओजड़ी वेयर हाउस समथिंग लाइक दैट, उसमें आग लगती है और उसमें कई कई किलोमीटर दूर तक के रॉकेट सब चलते हुए दिखते हैं। और वो हथियार कोई लेखा जोखा नहीं था उसका, इतना हथियार था वो भी। तो आप ये देखिए कि कहां कहां किस किस को कैसे कैसे समर्थन किया। उसके बाद आपने तालिबान को पैदा किया, तालिबान को सीआईए ने पैदा किया, ओसामा बिन लादेन को सीआईए ने पैदा किया। आप सोवियत संघ गिर जाता है तो आप बोलते हो कि नहीं अब ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और आप इराक पे हमला कर देते हो। इराक पे हमला करना भी बड़ा जो है ना उसमें भी दोगलापन दिखता है। सद्दाम हुसैन हमला करने से पहले, शायद मिस अगस्त थी या ऐसा कुछ नाम था, अमेरिका की एम्बेसडर, एक रात पहले उनसे मिलते हैं और एक तरह से उनसे परमिशन भी ले लेते हैं कि हम हमला करेंगे कुवैत पे, आप कुछ नहीं करोगे। और वो इसी भरोसे में रहते हैं कि एम्बेसडर को मैंने बता दिया है और बताने के बाद कर रहा हूं, और हमला करते हैं। और उसके बाद अमेरिका हमला करता है इराक के ऊपर। रेस्ट ऑल इज हिस्ट्री। आप बात करें वहीं पर गद्दाफी की, गद्दाफी
बिल्कुल नॉन रिलीजियस व्यक्ति था, बहुत सेक्युलर व्यक्ति था। क्या किया, सद्दाम हुसैन वाज अ वेरी सेक्युलर पर्सन, उसका तो विदेश मंत्री खुद एक क्रिश्चियन था आखिरी तक भी। तो वहां पर अब ये बात करते हैं कि नहीं, हम कट्टरवाद के, इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे थे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के थ्रू मिडिल ईस्ट में। अब सद्दाम हुसैन कहां से कट्टर था? सद्दाम हुसैन तो मोस्ट सेक्युलर था। बाथ पार्टी को आप देखिए तो बाथ पार्टी तो ये तो सोशलिस्ट पार्टी थी। जब जब बाबरी मस्जिद डेमोलिशन हुआ था, उस समय उसने बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के केस में इंडिया को सपोर्ट किया था। अब अगर अगर वो सेक्युलरिज्म नहीं है तो फिर मैं किसी चीज को सेक्युलरिज्म नहीं मानता। नहीं साहब सुनिए आप ना, सद्दाम हुसैन का तो ये था कि वो हिंदुस्तान के नजदीक था, वो वो यूएसएसआर के नजदीक था। यहाँ तक कि जो बाथ पार्टी थी उसकी जो रूट्स की स्प्रेड हुई थी वो सीरिया में पहुंची। वो बशर अल असद के जो पिताजी थे वो बाथ पार्टी के थे, तो इनकी भी जो रूट्स थी वो पूरी की पूरी सेक्युलरिज्म पर थी। मुअम्मर गद्दाफी वाज वन ऑफ द मोस्ट सेक्युलर पर्सन, और उसको तो घेर के जो रखती थी वो उसकी फीमेल गार्ड्स रहती थी। उसमें वो कहता था मैं चाहता हूं कि खूबसूरत से खूबसूरत लड़की हो मेरी फीमेल बॉडी गार्ड, ताकि उसको गोली मारने में आदमी 4 बार सोचे। सही बात है। और इतना अच्छा निजाम उसने वहां लीबिया में क्रिएट किया था कि उसने तो ये कहा था कि मुझे मौलाना नहीं चाहिए, प्रोफेसर चाहिए। और मस्जिद का इमाम कौन होगा? नहीं, उसने ये नहीं कहा, सॉरी आई एम रॉन्ग। उसने ये कहा था कि मस्जिद में इमामत करना, देखिए इस्लाम में यह है, इमामत करना मतलब एक लीडरशिप का रोल होता है। इमामत मतलब नमाज पढ़ाना, कि मैं अगर नमाज पढ़ा रहा हूँ और जितने लोग मेरे पीछे पढ़ रहे हैं मतलब मैं उनकी लीडरशिप कर रहा हूँ मस्जिद में। तो इमामत कौन करेगा गद्दाफी के हिसाब से? गद्दाफी के लीबिया में जो इलाके की जहां मस्जिद है वहां का सबसे पढ़ा लिखा जो आदमी होगा, वो पीएचडी हो, वो एमएससी हो, वो फिलोसोफर हो, जो भी हो, वो इमामत करेगा। तो उसको भी क्या किसी कुत्ते की तरह मारा गया, क्योंकि वहां तेल था। वो रशिया का एक अलाय था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि रशिया के जो 3 सबसे बड़े अलाय थे मिडिल ईस्ट में, एक था सद्दाम हुसैन, दूसरा था मुअम्मर गद्दाफी, और तीसरा था बशर अल असद। 2 को गिरा दिया, उसके बाद पुतिन खड़ा हुआ कि नहीं अब मैं बशर अल असद को नहीं गिरने दूंगा। तो साहब हर जगह दोगलापन करके लड़ाई करवाना। और आप ये भी समझिए, देखिए इनका नेशनल इंटरेस्ट कायम होता है। आप रोहित भाई ये देखिए कि इनके यहाँ जो रिसर्च होती है उसमें रिसर्च की हेड पे बैठा हुआ कुर्सी पर, जैसे मैं अपने ऑफिस की कुर्सी पे बैठा हूं, वो अमेरिकन होगा, लेकिन जो करते हैं वो सील ठप्पा उसके नाम का लगता है अमेरिकी की। लेकिन करने वाले कौन होते हैं? या तो वो इंडियन होते हैं, या वो चाइनीज होते हैं, या वो एशियन लोग दूसरे ममालिकों से आए हुए होते हैं। तो वो क्यों जाएंगे उनके देश को छोड़ के? वो तब जाते हैं जब उनके देश में इंस्टेबिलिटी हो, जब उनके देश में फसाद होते रहो, और अमेरिका और वेस्ट में दिखे कि नहीं यहाँ लाइफ पीसफुल है, यहाँ प्रोग्रेस मिलती है, तो वो जाते हैं वहां पर। तो इससे इनकी टेक्नोलॉजी भी पनपती है, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी पनपता है, इनकी नेतागिरी भी चमकती है, और साथ ही साथ इनके हथियार भी बिकते हैं। तो ये बहुत सारे, आपसे मैं बोलता हूँ कि ये एक लंबा 1 आध 1.5 घंटे का एक आध दिन हम बैठते हैं अफ्रीका का नक्शा लेकर, आपको बहुत सारे देश ऐसे दिखेंगे कि स्केल से लाइन खींच दी गई। उसमें कहीं ये जानबूझ के ये नहीं सोचा गया, उसमें ये नहीं देखा गया कि नस्ल क्या है, लैंग्वेज क्या है, रिलीजन क्या है, कल्चर क्या है। जानबूझ के ऐसी ऐसी लाइनें खींची गई कि मिक्स हो, और उसके बाद झगड़े हो, फसाद हो, और ये लोग हमेशा लड़ते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान भाई साहब बचा क्यों गए? आपको जब आपने ब्रिटिशर्स ने तारीखों को प्रिपॉन्ड कर दिया भारत छोड़ने की, इसलिए प्रिपॉन्ड किया आपने क्योंकि आप चाहते थे कि यहाँ पर देश के 2 टुकड़े हों, इतने दंगे फसाद हो, लाखों लोग मर जाएं, और परमानेंट दुश्मनी बनती रहे। तो ये जो है ना, ये इनके तरीके हैं, और ये जो तरीके हैं ये आप लोग समझने लगे हो। जब समझने लगे तो तकलीफ होती है। मुझे तो अभी भी, मैं तो पहले भी कहा था, एक आदमी इस पे अलग से बात करते हैं, मुझे तो लगता है कि ये MBS जो आया है सऊदी अरब में, ये भी रिस्क पे है। इसको भी पता नहीं छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो है ये प्रोग्रेसिव भी है और परिवर्तनशील है।
तो ये Right. हिंदुस्तान में किसी चीज को विरोध करेंगे, उसी चीज का समर्थन कर देंगे दूसरी जगह पर उसका विरोध करेंगे, उसका समर्थन करेंगे हिंदुस्तान में या किसी और ममालिक में। इनका कोई ईमान नहीं है, ये केवल फसाद फैलाने वाले लोग हैं और इनकी हिस्ट्री यही रही है भाई साहब। देखिए, मैं एक प्राउड इंडियन होने के नाते ये कहता हूं कि जब तक अंग्रेज हमारी धरती पर या दुनिया पर काबिज नहीं हुआ था, दुनिया भर में और खास तौर से मेरे हिंदुस्तान में वॉर्स में भी, फॉरेन पॉलिसी में भी और जंग में भी मॉरल्स हुआ करते थे। यहाँ तक कि मॉरल्स ये हुआ करते थे कि बच्चों को, औरतों को, बुड्ढों को नहीं मारते थे हमारे यहाँ। रात होने के बाद युद्ध नहीं किया करते थे हमारे यहाँ। जान जाए पर वचन ना जाए। लेकिन यहाँ पर जो इन लोगों ने पॉलिसी की ना, नेशनल इंटरेस्ट ही सब कुछ है, मॉरल्स कुछ नहीं। उसके बाद से ही दुनिया में इतनी खराबियां शुरू हुई। तो ये मुझे लगता है कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कंट्री, और पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि लोग पर्सनली बहुत अच्छे हैं, सरकारों की नीतियां अलग होती हैं। इवन मैं चाइनीज के बारे में भी कहता हूँ कि आई हेट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, आई डोंट हेट चाइनीज पीपल, दे आर वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। और ईरान में भी मैं कुछ, देखिए मुझे लगता है कुछ प्रोटेस्ट तो ऑर्गेनिक हैं, उसको लेके हवा भी दी जा रही है। क्यों बोल रहा हूँ ये चीज में, एक और वीडियो आया था कि एक महिला पूरी स्ट्रिप हो जाती है, वो वेस्ट में रह रही होगी और प्रोटेस्ट के नाम पे पूरी स्ट्रिप हो जाती है। क्या आपको लगता है कि किसी भी ओल्ड सिविलाइजेशन, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे चीन हो, वहां पे इस तरह से प्रोटेस्ट हो सकता है ऑर्गेनिक रूप से? नहीं। हिंदुस्तान में किसी भी सरकार, बीजेपी कांग्रेस किसी भी सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन हो तो क्या कोई महिला पूरे कपड़े उतार देगी अपने? नहीं, पॉसिबल होगा। सिविलाइजेशन में नहीं होता, तो ईरान भी ओल्ड सिविलाइजेशन है, तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें पैसा भी काम किया होगा। राइट। गुलरेज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी डिटेल में बताने के लिए और अमेरिका का दोगलापन एक्सपोज करने के लिए। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप आए। बोलूंगा, नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस दोगलेपन को अच्छी तरह से समझते हैं, और तभी आप देखिए कि वो अमेरिका का हाथ छोड़ भी नहीं रहे हैं, पूरी तरह से मिला भी नहीं रहे हैं। राइट। और अभी और बहुत कुछ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, जिसे बोलते हैं पिक्चर अभी बाकी है, देखते रहिए। मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं पिक्चर छोड़ के जा रहा हूँ, अगली बार के लिए इंटरवल दिखाते हैं ना जैसे, उसमें आपको मोदी जी का भी ज्ञान नजर आएगा कि ब्रिक्स अपनी करेंसी चलाएगा और सऊदी अरब उसमें सम्मिलित होने के लिए बेताब हो रहा है। राइट। उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक डिस्कशन होगा इसी पॉइंट पे वेरी सून। इस ये जो डिस्कशन है, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप आए, धन्यवाद। जल्दी आपके साथ ये ब्रिक्स पे भी बात करेंगे और प्राइम मिनिस्टर मोदी का इन्फ्लुएंस ऑन ब्रिक्स, उस पर भी बात करेंगे। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।